जी बेटा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, ज़रा वो चेक कर लो यार। ये मैं थोड़ी देर यहीं पे रुकता हूँ, किसी को बुला लो, ये चलता रहे। अच्छा आप बैठ जाओ, किसी को फ़ोन करके बुला लो अगर कोई है तो। अच्छा जी मेरे ख्याल में काफ़ी अब जी, क्या कुछ कॉस्ट में होना चाहिए, समझ में आती है बात। अच्छा अब इससे अगली बात, इससे अगली जो मुसीबत पड़ती है हमें वो ये पड़ती है, गल वध गई जी। हाँ मुख्तारिया गल वध गई, वो भी एक अजीब वक्त था वैसे। हाँ जी कहाँ से कहानी शुरू की, इन्वेंट्री को कहते, इन्वेंट्री कहते किसको, बात यहाँ शुरू हुई, ठीक है। अनयूज या अनसोल्ड आइटम्स। फिर ट्रेडिंग बिजनेस हो तो उसके पास एक ही तरह की इन्वेंट्री, और मैन्युफैक्चरिंग हो तो 3 तरह की। हमारा इस वक्त मकसद क्या है कि इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की और इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, इसके ऊपर बात करें, ठीक है भाई। ज़रा चेक कर लो यार, ये लेक्चर सही रिकॉर्ड हो गया। इन्वेंट्रीज आर पार्ट 1, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितने पर माइनस हो और बैलेंस शीट में किस फिगर पर नज़र आए, ये वैल्यू कहलाती है। इसकी लड़ाई हमने करनी है यहाँ पर, ठीक है जी। एजाज सही है, देख लो यार 2 बंदे होके कर रहे हो, ओके। तो अगली बात अब हमने ये कही कि अगर वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें होंगी तो फिर कंपेयर करेंगे, जो लोअर है वो वैल्यू, यानी हमें कॉस्ट भी निकालनी है और हमें एनआरवी भी निकालनी है। अच्छा अगर सवाल में एनआरवी का डाटा नहीं है तो जो कॉस्ट है वही एनआरवी होगी ना फिर, ठीक है। लेकिन ये तो बात की बात है, फिलहाल तो मैं एनआरवी की बात कह रहा हूँ कि सोचो ही मत, अभी कॉस्ट की लड़ाई शुरू हो चुकी है, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा तो कॉस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, जो फिनिश गुड्स ट्रेडिंग बिजनेस की या रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्वेंट्री है, उसके अंदर सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हम ऐड करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे कुछ चीज़ें लिखी, जो नहीं करनी वो यहाँ लिख दी। गौरतलब बात क्या है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये वो इन्वेंट्रीज हैं जो हम मंगवाते हैं, इनकी कॉस्टिंग यहाँ सिखानी है। लेकिन इन्वेंट्री दूसरी को लिस्ट में तो डाल देना, क्या ख्याल है, दूसरी इन्वेंट्री को भी लिस्ट में तो डाल दें। तो दूसरी तरह की जो इन्वेंट्री है, जो 2 इन्वेंट्रीज बच गई हैं, वो कौन सी हैं जी, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। तो ये मैं लिख देता हूँ, समझ आए ना आए, लेकिन लिस्ट तो पूरी हो जाए ना, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एक होती है, एक ही होती है, यही बची थी। वर्क इन प्रोसेस या, दोनों इकट्ठी कर दी ना हम, वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ आ, हाँ, ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जी आपके ख्याल में इस इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या कुछ शामिल होना चाहिए आपके ख्याल में, जी ख्याल तो बता दें अपना। लेबर शेबर, हाँ, मटेरियल नहीं होना चाहिए, तो पहली बात करो ना, और वही जो आपने पढ़ा हुआ है, कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ, ऐसे ही लिखे ना जैसे यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें ताकि, भाई कहाँ गए थे तुम्हें, कहाँ गए थे, ओह, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ आ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नीचे जगह ही नहीं ना बची थी, मैंने कहा ज़रा तस्वीर का फाइनल वर्जन, मैन्युफैक्चरिंग। पता है सर इधर क्यों लिख रहे हैं, ताकि जो बच्चे छुट्टी पे है ना उनको फिर कल दिखा सकें, है ना, यही सोच रहे हो ना भाई, हमेशा ही कॉन्सेप्ट इस तरह के इधर ही लिखता होता हूँ मैं, ऐसे ना करो आप, तुम नीयत पे शक करोगे मेरी यार। कहते हैं यस, तुम जो मोबाइल यूज़ करते हो ना क्लास में बैठ के, तुमसे उम्मीद भी यही की जा सकती है कि कल को तुमने उस्ताद के ऊपर ही ये शक करना है कि देखा सही पढ़ाया नहीं। अच्छा जी, कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ, जी सोचें सोचें और बता दें, गलत सलत कुछ नहीं होता। कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ अबू ज़र, कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, डायरेक्ट, वो याद करो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टेस्ट में दिया था, बनवाया था,
कि आपने रॉ मटेरियल ओपनिंग प्लस रॉ मटेरियल परचेज लेस रॉ मटेरियल क्लोजिंग करके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिया था। रॉ मटेरियल जो यूज़ नहीं हुआ वो तो है ही हमारा एक्सपेंस नहीं, वो तो हमारा, तो जो रॉ मटेरियल ख़रीदा था वो भी इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो आपकी फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री का तो पार्ट ही बना, वो तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है, वो तो पीछे बात करके आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, बाकी जो अगली बात है ना अप्लाइड शप्लाइड वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी बात, अभी वो नहीं छेड़नी। ठीक है ना, बस आगे मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री, यार आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं भाई, ठीक है जी। और तीसरी चीज़ है फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। और किसी को बतानी नहीं ये बात कि ये दोनों को हम कहा करते थे, ओ इनको क्या कहते हैं जी, कन्वर्जन कॉस्ट। तो इसका मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसमें मटेरियल की कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट शामिल होती है। ठीक है जी। अब बाकी ये जो है ना असल में अभी मेरे ख्याल में ये इससे ज़्यादा बस नहीं लिस्ट बन गई, ठीक है, ताकि आप इसको एक एज आ रिकॉर्ड अपने पास रख लें। इससे ज़्यादा अभी इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ हमारा इस चैप्टर के अंदर पाला किसके साथ पढ़ना है, इन के साथ, और इनकी कॉस्ट आपके सामने है। ठीक है जी। तो पिक्चर की शौकीन हजरात पिक्चर लें, लेकिन बोर्ड की, अपनी नहीं। ये पहली बात जो हमने की, कहानी कहाँ शुरू हुई, जल्दी कर लें यार, तो कुछ भी नहीं किया। पीरियोडिक परपेचुअल थोड़ा समझा लूँ बस 5 मिनट, उसके बाद पहला सवाल करते हैं इंशाल्लाह। सवाल इधर ही कर लेंगे क्योंकि मुझे लगता है सवाल पूरा होना कोई नहीं, लेकिन चूंकि आपने पीरियोडिक परपेचुअल नहीं पढ़ा हुआ, चलो कार्ड तो बनाना सीखा हुआ है ना, सिर्फ उसका फॉर्मेट बना दूँ तो आप ट्राई तो करने के काबिल होंगे। कार्ड बनवाना है मैंने, कार्ड, इन्वेंट्री कार्ड। जिन्होंने नहीं बनाया हुआ बेटा उन्हीं के लिए तो बना रहे हैं, ये सारा काम उन्हीं के लिए तो है। बेस्ट विशेस कार्ड, बेस्ट विशेस कार्ड नहीं, इन्वेंट्री कार्ड लें जी। एक पिक्चर ये भी आप नोश फरमा लें। जी बच्चों डन, चलें आगे, चल सकते हैं। तुम्हें चुगली बनाए हैं चंगा वाला मैं ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਲੱਗਾ ਸੀ। अच्छा जी, अब अगली बात जो है, अगला मसला वो ये आता है कि जब हमने अपनी किताबों के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी होती है तो या तो आइटम्स इस तरह के हों जैसे एसी हैं, ठीक है, इसको बंद करवा दें, इसको ऊपर करवा दें यार, बंद ना करवा दें, ठीक है। वो एक आधा पीछे वाला बंद करें ना, दरमियान में कोई एक आधा बंद करें, मेरे वाला ना बंद किया करें, ठीक है, लेकिन इसको ऊपर करवा दें। अच्छा जी,
भाई चूँकि अपनी जगह से हट आए तो मैं कैमरे के सामने ही रहूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मिसाल के तौर पे जैसे हमारी इन्वेंट्री में ये एसी पड़े हैं, ठीक है, ग्री का एसी अलग पड़ा है, हायर का अलग पड़ा है, टीसीएल का अलग पड़ा है, मित्सुबिशी का अलग पड़ा है। अब ये सारे के सारे एसी चूँकि एक तो एक्सपेंसिव हैं, दूसरा आइडेंटिकल नहीं हैं, तो मेरे ख्याल में बड़े सुकून से हम हर एक आइटम की कॉस्ट अलग निकाल सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि जी ये ग्री वाला 2 लाख में पड़ा था, जी हायर वाला 175 में पड़ा था, जी टीसीएल वाला 165 में पड़ा था। हर एक की अलग अलग कॉस्ट हमें पता लग सकती है और हम उसकी रिकॉर्डिंग अलग अलग कर सकते हैं। 10 एसीयों की इन्वेंट्री पड़ी है, हर एसी की कॉस्ट अलग है, तो सारी कॉस्ट को इकट्ठा करो, आपकी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट बन गई जो पड़े हैं, ठीक है। 10 एसी अगर आपने जो ख़रीदे थे वो पड़े हुए हैं इन्वेंट्री में, हर एक की कॉस्ट अलग बता सकते हो, सही है। लेकिन सही मसला तब बनता है जब आपके गुड्स की आइडेंटिकल होती हैं, एक तो एक जैसी होती हैं, दूसरा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होती हैं, तीसरा बहुत डिफरेंट मौके पर डिफरेंट रेट्स के साथ परचेज़ हुई होती हैं। जैसे अगर मैं बुक शॉप वाला हूँ तो मैंने ये मार्कर्स पूरा साल ख़रीदे, तो कभी मुझे ये मार्कर जो है वो 70 रुपये का मिला, कभी 75 का मिला, कभी 80 का मिला। या इससे भी आसान मिसाल के तौर पे यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर जो लेके जाना था स्टॉक, तो मैंने ये एक बोरी है, इसके अंदर गंदम है, जैन दो गंदम वाले तो बेचारे परेशान ही हैं ज़मींदार। चावल हैं, ठीक है, चावल हैं जी, इसमें चावल हमने इसमें रखे, हमने पहले ख़रीदे 10 किलो और ये हमें मिले तकरीबन कोई 280 के हिसाब से। क्या रेट चल रहा है वैसे आजकल? उसके बाद हमने मज़ीद 15 किलो ख़रीदे और ये परचेज़ हमने की 290 के हिसाब से। फिर हमने 5 किलो मज़ीद ख़रीदे और ये हमने जो है वो 295 के हिसाब से ख़रीदे। फिर हम गए, ये अब इसी बोरी में डालते जा रहे हैं, ठीक है। कितने हो गए? 25 जी, 40 किलो हो गया और ये हमें 300 के हिसाब से मिला। अब मसला ये है कि हमने दौरान साल ये मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो चावल परचेज़ किए थे ये हमने इकट्ठे इसी बोरी के अंदर रख दिए, बल्कि मिक्स भी कर दिया उसको, ठीक है। अब इसी में से चावल बिकते भी रहे, ठीक है जी। और इन टोटल हमने ये सब क्या मैंने बताया, ये परचेज़, ठीक है जी, परचेज़ करते हुए ये सिचुएशन थी और हमने इस पूरे पीरियड के अंदर लेट्स से इनमें से 25 किलो जो है वो सेल कर दिए। मुझे इससे नहीं परवाह कि कितने से किए, चलो ठीक है, आपने डिफरेंट रेट्स पर किए या एक ही रेट पर किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस वक्त मुझे सोल्ड से गर्ज नहीं है। इस वक्त मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मेरा पास जो बाकी बचे हैं, क्या बोला मैंने, अगर मैं ओपनिंग कुछ भी नहीं था मेरे पास और दौराने इस पीरियड मैंने टोटल ख़रीदे हैं कितने, 40 केजीज़, और इस पीरियड के अंदर मैं बेच पाया हूँ 25 केजीज़, तो इसका मतलब मेरे पास क्लोजिंग डेट पर, पीरियड एंड पर कितना स्टॉक पड़ा है। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 15 केजीज़ चावल पड़े हैं। अब ये 15 केजी चावल जो है, क्या ये 15 केजी मैं उठाकर यहाँ पर लिख सकता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, स्टॉक में, और माइनस कर सकता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल में से? मुझे इसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इसकी कोई ना कोई फाइनेंशियल वैल्यू चाहिए। अब अगली मुसीबत आएगी, और वो मुसीबत क्या है कि ये 15 किलो कौन से वाले हैं, ये हैं या ये हैं या ये हैं या ये हैं, कोई पता नहीं लग रहा, कोई पता नहीं लग रहा। अब पागल नहीं बन जाना आप, कहो जी हर दफ़ा वाले पे रंग लगाएंगे अलग अलग, और 15 किलो चावल जो पड़े होंगे उसमें से 3-4 बंदे मजदूर बिठाएंगे, वो हर रंग का अलग कर लेंगे, 1 मिनट लगेगा। जैसे आपने एसियों का अलग अलग बताया, हम इसको अलग कर लेंगे।
तो पागल हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन डिराइव करने की कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी आपको, इस फजूल काम में नहीं पड़ना। इसके लिए अकाउंटेंट्स ने फिर एक हल बताया था आपको, ये इंट्रो में बताया था, जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आप इसमें दो तरह की अजम्पशंस यूज़ कर सकते हो। या तो अजम्पशन है, ये क्या है, अजम्पशन है कि या तो आप ये अज्यूम करो कि आपका जो चावल पहले आया वो पहले बिक गया, तो फिर ये जो 15 किलो हैं ये रिसेंट में से होंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट क्या निकलेगी, ये 5 × 95 जमा 10 × 300, ठीक है। या दूसरी अजम्पशन ये ले लो कि सारे महमूद और अयास एक ही सफ़ में हैं, ठीक है, तो आपके सारे का सारा जो स्टॉक है वो मिक्स हो गया है, उसका एक एवरेज रेट निकल आया है, उस एवरेज रेट के ऊपर आप इस सारे को रख लो। ये दोनों में से कोई एक अजम्पशन आप लेते हैं, ठीक है ना, ये बात समझ आई है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालते हुए प्रॉब्लम क्या आती है। इसको मैंने आपके नोट्स के अंदर कैसे लिखा है वो लफ्ज़ भी लिख दूंगा, ताकि आपको ये ज़रा 5-6 सफ़ों के सिर्फ ये नोट्स ही बन गए हैं, इसमें ज़रा डिस्कशन ज़्यादा करनी पड़ती है ना, 6 सफ़ों के सिर्फ नोट्स हैं, एंट्रीज वगैरह मैंने यहाँ पे की हुई हैं वैसे। ये रहा, इसको मैंने लफ्ज़ नाम दिया, वैसे तो कॉस्ट फार्मूलाज को कहते हैं ना, फॉर असाइनिंग कॉस्ट टू इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स इनको कहते हैं। खैर चलें, यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँ आज, प्रॉब्लम्स इन वैल्यूइंग इन्वेंट्रीज। प्रॉब्लम्स क्या हैं जी, प्रॉब्लम ये है कि आपकी अगर सिमिलर आइटम्स हैं, इन केस ऑफ आइडेंटिकल सिमिलर आइटम्स, इन केस ऑफ आइडेंटिकल या सिमिलर आइटम्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ऑफ आइटम्स। जिस तरतीब से आए थे, मुश्किल हो रही है ना चावलों के केस में, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, आसान सी अंग्रेज़ी लिख लें जितना हो सके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ आइटम्स इन स्टॉक, हेल्ड इन स्टॉक, बल्कि हेल्ड इन क्लोजिंग स्टॉक, जुमला तरतीब में आता जा रहा है। आपके लिए लिख रहा हूँ, आप बाद में लिखें ना, ताकि मेरा फाइनल जुमला आपके सामने हो, ठीक है। बिकॉज आइटम्स हेल्ड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, या ऊपर इन्वेंट्री लिखा हुआ है, इन्वेंट्री लिखो, हेल्ड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्यों जी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉस्ट्स ऑफ मल्टीपल परचेजेस। प्रॉब्लम समझ आया। तो इस प्रॉब्लम के हल के लिए हमें दो मेथड्स बताए गए, ठीक है। फॉर दिस, यूं कर लेते हैं, फॉर दिस प्रॉब्लम या फॉर दिस पर्पस वी मे यूज़, किस पर्पस के लिए, ये जो ऊपर मसला है, फॉर दिस पर्पस या फॉर दिस प्रॉब्लम, वी मे यूज़ फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहते हैं इसको फाइफो, या वेटेड एवरेज, इसको एवको। ये दोनों में से कोई एक मेथड हम यूज़ किया करेंगे। कैसे करेंगे इंशाल्लाह सिखाऊंगा, मुझे नहीं लग रहा आज सीख सकेंगे, बहरहाल सिखाऊंगा, ठीक है। अगला काम भी बात कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है। अगली बात है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के सिस्टम्स कितने हैं, ये एक बात करते चलें, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल में टाइम बचा तो फिर इसको सिस्टम्स को पीरियोडिक परपेचुअल सिस्टम ऑफ, यहाँ पे मैंने क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है आपके लिए, सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
अच्छा जी, अब जब आप ऑडिट करेंगे ना इस चैप्टर का, ये चैप्टर 1 है IKP किताब का, तो उसमें आपको ये नज़र नहीं आएगा, बाकी सारे नोट्स के अंदर चीज़ें मिलती जुलती आपको नज़र आ रही होंगी। ये दरअसल आपका कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन जो मैंने बताया ना चैप्टर पढ़ना है हमने, ठीक है, उसके अंदर ये किताब में IKP ने लिखा हुआ है, तो वो मुझे यहाँ रेलेवेंट लगा, मैंने यहीं पर डाल दिया इसको, ठीक है। फिर वहाँ वाले चैप्टर में दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अगली बात हम क्या करने लगे हैं, to maintain records of inventory, बहुत आसान है, कोई लंबी चौड़ी तफसीलें नहीं है, 2 मिनट में मैंने आपको ये समझा देना है, क्योंकि प्रैक्टिकली सीखेंगे तो इंशाल्लाह सवालों के अंदर ही जो मोटे मोटे 2-3 फ़र्क हैं बता देने, उसके बाद आगे चलते हैं हम इंशाल्लाह। वैसे बाय द वे आज तो सिर्फ मैं हूँ, क्या ख्याल है, कोई और क्लास ही नहीं है? ज़रा पॉज करना जी। तो क्लास हमारी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ज़रा पॉज कराया था, कुछ मुज़ाकरात कर रहा था ऑनलाइन वालों, मैंने को कहा आज तो सिर्फ मैं हूँ, इसलिए बैठ के पढ़ो आराम से। तो टू मेंटेन, बस ये आखिरी बात है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, उसके बाद बस सब चलते हैं सवालों पे, बहुत हो गई हैं गपशप। आप कहते होंगे आज आई क्यों है, तो आज आपको पता लगेगा क्यों आए हैं इंशाल्लाह। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री, बस तस्वीर खींचें और जब घर जाएं, आज तो नहीं खैर, मैं जब कल परसों नोट्स दे दूंगा, आज फोटोकॉपियर नहीं है ना, जब नोट्स दे दूंगा तो उसमें फिर आपने सिर्फ ये देख लेना है, अगर आपको लगे कि यहाँ पर मतलब ट्रीज शीज की शक्ल में ज़रा बेहतर है तो घर जाके नोट किया होगा ना रजिस्टर पे, तो वो देख लेना। अगर पसंद आए नोट्स के अंदर ज़्यादा बेहतर लिखा हो तो फिर वहीं से याद कर लेना, ठीक है। याद करना नहीं, कुछ याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ, तो बड़े हो गए आप, याद रखना होता है चीज़ों को, ठीक है। जहाँ पर कोई चीज़ रट्टा लगाने वाली होगी वो बताऊँगा, है नहीं वैसे CMA में, जो है वो वैसे ही इतनी बार बात करूँगा मैं इंशाल्लाह कि आपको वो रट्टा लग जाएगा। वो होते हैं उसूल, रूल जो याद रखना होता है, ठीक है ना, वो अप्लाई करेंगे। तो रिकॉर्ड, टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री, बह रहे हैं, फ्लोइंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही लिखा हुआ था ना वहाँ पे, मैंने नोट्स में आपको भी दिखाया है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स, फॉलोइंग इन्वेंट्री सिस्टम्स, चलो फॉलोइंग सिस्टम्स, फॉलोइंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम्स, असल में तो इन्वेंट्री वैल्यू करने की सिस्टम्स हैं, लेकिन बहरहाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन इसको कहते हैं, ये वैल्यूएशन तो यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसको यूँ कहते हैं फॉलोइंग इन्वेंट्री सिस्टम्स आर फॉलोड यूज्ड। कौन से सिस्टम्स हैं जी? 2, पीरियोडिक और, अच्छा पीरियोडिक सुन लो ध्यान से, वैसे बाद में मैंने यही कहना है कि हमारे CMA के अंदर पीरियोडिक यूज़ नहीं होता, तो आप बचे तो नहीं ना, इंट्रो में आप पढ़ा है उसको, आपकी बचत तो नहीं हुई, वहाँ पीरियोडिक आपने पढ़ा हुआ, यहाँ पे वो परपेचुअल आपको टेस्ट करता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी CMA के अंदर होता ही कौन सा सिस्टम है? परपेचुअल सिस्टम, ठीक है ना, परपेचुअल सिस्टम ही होता है अगर चुप हो कुछ ना कहे तो। ओके, बहरहाल एक होता है पीरियोडिक सिस्टम, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, नाम ही काफ़ी है, पीरियोडिक को पीरियड एंड सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मतलब जो आप बचपन से करते आए, जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी इंट्रो, उनको कोई एग्जाम्पशन ही होगी ना, उनको इतना तो पता होगा कि वो एंट्री किया करते थे, परचेज चीज़ें खरीदते तो एंट्री करते थे, परचेज डेबिट कैश ये क्रेडिट, तो सारा साल परचेज करते रहे, गुड्स परचेज डेबिट परचेज डेबिट परचेज डेबिट परचेज डेबिट, परचेजेस के अकाउंट में परचेजेस इकट्ठी होती रही। पीरियड के एंड पे जाकर आज चीज़ें जब सेल हो रही हैं तो नहीं लिखते कि कितनी चीज़ें बिक गई, बस परचेज करते हुए रिकॉर्ड करते हैं, पीरियड एंड पे जाकर देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को काउंट करके कितना पड़ा है, ठीक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक गिनती में आता है, फिजिकल काउंट में आता है, वही क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी डबल एंट्री पास होती है, यानी वो परचेज सारी की सारी, ये जो हमने बनाया था यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल, यही तो आप बनाते थे, यही तो आप बनाया करते थे, तो ये क्या है? ट्रायल में से परचेज का बैलेंस उठा के कॉस्ट ऑफ सेल में फेंका, और क्लोजिंग स्टॉक की आपने फिजिकल काउंट से क्लोजिंग स्टॉक निकाला, फिजिकल काउंट, ये फिजिकल काउंट है, ये कहाँ गया? ये फिजिकल काउंट है, ये जो आपने एंड पर, पीरियड एंड पर ये चावल जो हैं गिनती नहीं किए होंगे, इनको तोला होगा,
हर एक चीज़ का अपना हिसाब है ना, ठीक है। तो ये फिजिकल काउंट से आपके 25 kg चावल निकले। इन चावलों को या FIFO या F को यूज करके आपने वैल्यू असाइन की, उस वैल्यू की आपने डबल एंट्री की स्टॉक, किथे गया, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये पीरियड एंड सिस्टम है, पीरियोडिक सिस्टम के पीरियड एंड पे जाके आपको इन्वेंट्री का पता लगता है बाय फिजिकल काउंट। परपेचुअल सिस्टम में ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें तो हर ट्रांजैक्शन को साथ साथ ट्रैक किया जाता है, तो किसी भी वक्त में आपको इन्वेंट्री का भी पता होता है और किसी भी वक्त में आपको कॉस्ट ऑफ सेल का भी पता होता है, ठीक है। मजीद तफसील इसकी चाहिए होगी तो वो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो कुछ सीख लें। यहाँ पे लिखा जो गया है, जो तफसीलात होंगी यहाँ पे मैं मजीद ऐड कर दूंगा। फिलहाल तो पीरियड एंड सिस्टम में जो मोटी मोटी 2-4 खुसूसियात हैं नहीं करते। सेल्स तो करते हैं, लेकिन सेल्स की एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन इन्वेंट्री में जो चीज़ें परचेज की थी उनके निकलने को तो नहीं रिकॉर्ड किया ना कि वो निकल कर गई हैं। परपेचुअल सिस्टम में वो भी करेंगे। अब क्यों का मतलब नहीं, वो सिंपल है, वो बस ठीक है, करते हैं लोग। ट्रेडिंग बिजनेस में नॉर्मली ऐसे ही कर रहे होते हैं। दुकानों पे आप चले जाएं और जिन दुकानों के ऊपर वो आपको स्कैनर लगे नजर आते हैं, जब आप बिल कराने आते हैं तो टी 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 करके वो परपेचुअल सिस्टम है, वो जाते हुए इन्वेंट्री को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सिस्टम है डिफरेंट, देखते हैं। फिलहाल मुझे ज़रा सिर्फ टाइम अब मांग ही लिया आपसे 10, 15, 20, 25 मिनट, तो आप थोड़ा सा मुझे वो सवाल करवा लेने दें, बिल्कुल बोर ना चले जाएं। इन्वेंट्री, बाकी इसके ऊपर जो सवाल हैं रिजल्ट से अगले दिन इंशाल्लाह, ठीक है। आप सिर्फ लिख लें। वैसे आपकी ना आपके नोट्स क्योंकि आपको मिले नहीं, वरना मैं कहता यार यहाँ से पढ़ लेना, ये मैंने सारा कुछ ये एक्सप्लेन भी किया हुआ यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, हम इस एक्सप्लेनेशन को बाद में देखेंगे। पहले खुद एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जो है वो पेपर के अगले दिन कर लेंगे, ठीक है ना। अभी मुझे सवाल करने में इन्वेंट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। जी बेटा, क्या हैं, क्या कितने रह गया, क्यों? अच्छा जी बेटा, कोई बात नहीं, आप देखते रहें तब भी काम चलेगा। इन्वेंट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन, चलो ठीक है, ठीक है, इसको छोड़ो, इतनी सी बात है। सुनो 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 सुनो, मैंने परपेचुअल सिस्टम कराना है जिसके अंदर एक कार्ड बनता है। बाकी बातें कल बताऊंगा, इसके मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इन्वेंट्री कार्ड बनाते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक सवाल ऐसा देखेंगे जिसके अंदर इन्वेंट्री कार्ड तो परपेचुअल में बनता है ना। बेसिकली कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना हमारी लड़ाई है। परपेचुअल सिस्टम में वो कार्ड के जरिए निकाला करेंगे, पीरियोडिक के अंदर एक शॉर्टकट है उससे निकाला करेंगे। तो ये काम सीख लेते हैं, डिस्कशन फिर आप परसों से, ठीक है। चलो बस जी, और दोस्तों ये सवाल आप लोगों के पास पहुंचा है भाई? हैं, सुभान अल्लाह। तो ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क पता है क्यों है? जब आप पास होके आएंगे इंशाल्लाह खुशी खुशी तो बताएंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, और ये वो जो मैंने पहली डिस्कशन नहीं की आपके साथ, ये पिक्चर आपने खींच ली थी, तो बस आप इस सवाल को करने के काबिल हैं। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको पोस्ट रिजल्ट डिस्कस करूंगा ये सवाल, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ खर्चे हैं वो आपने डालने हैं, कुछ जो है वो आपने नहीं डालने हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है आपने, ठीक है ना। कोशिश करना, बहुत आसान सवाल है। ओके, मैं आता हूं इस पे। FIFO F को सिखाना है, पीरियोडिक परपेचुअल क्या है अभी छोड़ो, ठीक है ना। बस मैं जो कह रहा हूं वो याद रखो। परपेचुअल में कार्ड बनता है, पीरियोडिक में कार्ड नहीं बनता। बस इससे ज़्यादा आज नहीं, ठीक है ना। आप खुद ही आप लोगों ने कहा हमारी बस होगी, तो मैं तो समझा आगे जाता, तो बस ठीक है। फिर अब बाकी समझने वाला कल, ठीक है। आज अब प्रैक्टिस, टोटल बस हो गई तो निकल जाओ तुम। अब तो बेटा फ्रेश हो जाओ, न्यूमेरिकल आ गया, हमारे पसंद का काम। मुंशियो कैलकुलेट करना है कॉस्ट, मैं तो फाजल मुंशी हूं, तुम लोग भी मुंशी हो, मैं फाजल मुंशी हूं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम फारिग मुंशी हो।
मोबाइल वाला जी। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है और कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है। अच्छा है ज़रा थोड़ा सा ये सवाल पहले हो जाएगा, तो कल जब डिस्कशन करेंगे पीरियोडिक परपेचुअल की थोड़ी समझ। वैसे पीरियोडिक परपेचुअल की डिस्कशन कोई ज़रूरी है नहीं बाय द वे, क्योंकि हमने यहाँ पर परपेचुअल ही यूज़ करना है, लेकिन पता तो फिर भी होना चाहिए ना, ठीक है। तो आज सिर्फ पीरियोडिक की थोड़ी सी बात कर दूंगा। नॉर्मली ये यूज़ नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली परपेचुअल ही यूज़ होता है, लेकिन कभी जो हो जाए तो एहतियातन। जी, एक डाटा आपके सामने है, आपने उस डाटा को देखना है और उसको यूज़ करके कॉस्ट निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल खुद ही निकल आएगी। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पे फोकस करें फिलहाल, ठीक है। FIFO F को पीरियोडिक वाला भी लगाना है, FIFO F को परपेचुअल वाला भी लगाना है। ये दो ब्रैकेटें भी लगी हुई हैं, देखो मैं सही कर दूं, पिछली बार से लगी हुई हैं। अच्छा जी, देखा गलती चेक की, गलती ओके। अच्छा जी, अब पढ़ें जरा सवाल को। कहता है फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बाबर आजम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2000। पिछली बार का सवाल है, ठीक है ना। इस बार जो हालात थे ना, शुक्र है कल जीत गए। चलें, ओपनिंग स्टॉक मर के, ओपनिंग स्टॉक यकम अक्टूबर को। अच्छा, ये अक्टूबर के महीने का डाटा है, ठीक है ना। यकम अक्टूबर 23 को ओपनिंग स्टॉक में 200 यूनिट्स पड़े हैं, 50 रुपए वाले, 50 रुपए ये रेट है, ये पर यूनिट है, पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है ना। रेट का मतलब क्या है, पर यूनिट कॉस्ट कह रहे हैं, ठीक है ना, पर यूनिट ये रेट गिवन है। आओगे कैसे पता लगा भाई, बता तो रहा हूँ, मतलब इलस्ट्रेशन है ना, बता तो रहा हूँ, ऐसे पता लगा, लिखा होगा सवाल में, ठीक है। हाँ जी, फिर हमने 4 को परचेज किए, 655 रुपए के मिले हमें। फिर 350 बेच दिए 9 को। फिर 14 को परचेज किए 400 यूनिट्स 58 के हिसाब से। फिर 19 को सेल कर दिए 450। फिर 24 को, अब अच्छा भला आप मुझे पीरियोडिक परपेचुअल समझाने देते तो थोड़ा मुझे आसानी होती, लेकिन चले खैर जी। फिर हमने ये सेल किए, और नहीं अब परसों जी, और परचेजेस फिर नहीं कर ली, और अब 62 के हिसाब से। ओके, अब सुनो, अगर आप पीरियोडिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हो बच्चों, तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर, अच्छा अब गौर तलब बात क्या है, दिमाग के अंदर नक्शा क्या हो आपके पास, आपको इतना तो याद होगा, थोड़ा सा मैंने आपको वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में भी सिखाया था आई थिंक, जो हमारी ये क्वांटिटी की इक्वेशन थी, ओपनिंग प्लस परचेजेस या प्रोडक्शन। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर आप ट्रेडिंग है तो परचेज कॉस्ट, ठीक है, लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू, ठीक है। अब अगर ये यूनिट्स हैं, ओपनिंग यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स लेस क्लोजिंग यूनिट्स इक्वल टू सोल्ड यूनिट्स, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन दिमाग में रखें, मेरे ख्याल में आपको क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन नहीं थे, पर आप निकाल सकते हैं, क्या ख्याल है, निकाल सकते हैं, बोलो। ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े हैं, परचेजे, ठीक है, ये 3 परचेजे हैं। तो आप यूँ बेसिकली ना, आपने, ये मैं बात कर रहा हूँ पीरियोडिक सिस्टम की ना, तो इसमें क्या तरतीब होगी, अगर कभी आ जाए पीरियोडिक सिस्टम तो इसमें भी एक तरतीब रखेंगे, वर्किंग इसमें भी, फॉर्मेट इसमें भी बना लेते हैं, ताकि जैसा मर्जी सवाल आए वो हम इसको भी, क्योंकि परपेचुअल का तो कार्ड बनता है, उसको तो वैसे ही फॉर्मेट है ना, कार्ड का तो अपना फॉर्मेट मौजूद है, हम इसको भी ज़बरदस्ती एक फॉर्मेट बना लेते हैं इसका भी, ठीक है। वो फॉर्मेट इसी इक्वेशन का ही है बेसिकली, इसी इक्वेशन को ही देखो आप। लेकिन हमें क्या चाहिए होगा, हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए हुआ करेगा, मैं अभी सवाल वहाँ करता हूँ, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो यूनिट्स पड़े हैं, जितने रेट पर पड़े हैं और जो अमाउंट है, उसके बाद हम परचेजेस के यूनिट्स ले लिया करेंगे जितने भी पड़े हैं, अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग, छोटी सी वर्किंग है, ये वर्किंग है, उसने कहा है क्लोजिंग स्टॉक निकालो, ये मेरी वर्किंग है, ठीक है। तो परचेजेस के लिए हम कहा करेंगे जी फलां डेट, डेट ना लिखना, ठीक है, यूनिट्स आ गए, उनका रिस्पेक्टिव रेट आ गया और अमाउंट्स आ गई, और यहाँ पे टोटल भी कर लेंगे। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हम FIFO और F को अलग अलग लगाएंगे, यहाँ पे ये वर्किंग सेम होगी। ये वर्किंग करने के बाद हम FIFO यूज़ करेंगे तो रूल डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा, F को यूज़ करेंगे तो रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी निकल आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल भी निकल आएगी, ठीक है। इतना सा काम करना है, तैयार है। चले तो सबसे पहले ये काम करते हैं, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस डाटा आपके सामने है, ये आप मुझे इस फॉर्मेट पे डलवाना है। क्या कुछ मैंने अभी बोला, यानी कि सेल को इग्नोर किया है,
ये बस, यानी मिसाल के तौर पे अभी मैं सवाल को यूं कर रहा हूं कि ये डाटा सवाल में गिवन नहीं था, इसको देखे बगैर ही हम ये सवाल कर रहे हैं, यूं समझ लें, ठीक है। ले चलें जी, 3 परचेज है, 1 ओपनिंग है, फटाफट आए। बल्कि यूं करता हूं मैं, ये वर्किंग एक ही बार कर देता हूं ताकि आपको ये अंदाज़ा रहे कि वर्किंग तो एक ही है, ठीक है। वर्किंग 1, ये फिर पिक्चर ले लेना, फिर पीरियोडिक परपेचुअल के लिए फिर मुझे कार्ड बनाने के लिए मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा वर्किंग 1 होने लगी है, ठीक है जी। इस वर्किंग 1 में मैंने क्या कहा है जी, आपने यूं लिखना है, ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स पड़े हैं, 200 यूनिट्स हैं, और हर एक यूनिट 50 रुपए का है, तो टोटल 10,000। उसके बाद पर चेजेज हैं, ये एंड वालों नज़र आ रहा है, एंड वाले आए हुए हैं, बच्चे काफ़ी सारे आए हुए हैं, ऐसे ना समझना, ठीक है जी। परचेजेज 600, 400 और 180, ये तीनों के अपने अपने रेट्स हैं। तो परचेजे 600 कितने के, 55 के हिसाब से, तो कहते ना दो 33,000। उसके बाद 400 परचेज है 58 के हिसाब से, 23। उसके बाद 180 परचेज है 62 के हिसाब से, इसका एक टोटल भी कर लें, फायदा हो जाएगा जी। 67360, बस वर्किंग यहां पे खत्म। अब मैंने अज्यूम किया कि जी FIFO सिस्टम यूज हो रहा है, पहले ही दोनों में से कोई एक अज्यूम करना है ना। देखो ये वो चावल वाली एग्जांपल ही है, थोड़ी सी ऐसे बस सुर्खी पाउडर लगा के सवाल बना दिया, यूं समझो, ठीक है जी। बोलो कौन सा मेथड, FIFO, पीरियोडिक FIFO, फर्स्ट यही है FIFO पीरियोडिक के अंदर हमें कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैंने अभी क्या बताया था आपको, FIFO के अंदर क्या करते हैं हम, सॉरी पीरियोडिक के अंदर क्या करते हैं, शुक्र इतनी बात बता दी थी, ये ज़रा ज़रूरी थी बतानी, ठीक है। उसके बाद बैटरियाँ लो हुई। पीरियोडिक के अंदर मैंने कहा क्या करते हैं, हम पीरियड एंड पर क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल काउंट से निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसको FIFO या एवको यूज़ करके वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फिर आगे यूज़ हो जाएगी। इसका मतलब सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर चाहिए होती है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स के अंदर अमाउंट, यानी कि क्वांटिटी, ठीक है। अब ये मुझे सवाल के अंदर गिवन नहीं है, कोई है जी गिवन नहीं है ना। अब ये निकालनी है इस इक्वेशन से, ओपनिंग, प्रोडक्शन या परचेज के यूनिट्स, क्लोजिंग नहीं है, सोल्ड यूनिट्स, ठीक है। डाटा गिवन है ना। अच्छा, अब ये क्योंकि 4 में से कोई 3 जो तो सेल उसने दे दी थी, ऐसे नहीं कि सेल छुपाई हुई थी, अगर सेल छुपाता तो क्लोजिंग स्टॉक देना पड़ता, कोई एक चीज़ दे देता, ठीक है। अब ओपनिंग यूनिट्स, ये एक छोटी सी वर्किंग, ये भी साइड पे ही कर लेते हैं, ये भी वहीं पे कर लेते हैं। मुझे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन है, नीचे देखो ज़रा, नहीं गिवन, तो ये भी निकालना पड़ेगा, एक छोटी सी वर्किंग और करनी पड़ी, और वो है वर्किंग नंबर 2 जी। मुझे निकालने हैं क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। तो ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स हैं, ये अभी निकल आए ना सामने, ये क्वांटिटी पड़ी है, ये 200, और इसकी भी टोटल क्वांटिटी कर दो, आसानी है, परचेज की क्वांटिटी टोटल आ गई, सेल की निकालनी पड़ेगी ज़रा आपको खुद जी, 1180, ठीक है ना। अब ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े, 200, ऐसे बना दूं या स्टेटमेंट फॉर्म में, ऐसे बना लें, चलें स्टेटमेंट फॉर्म में कर लें। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल यूनिट्स, ठीक है। अब जरा राशि मोता पै गया, एनजी कर लो जी। ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स, 200। प्रोडक्शन होती, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती, हमारी एग्जांपल में ये शायद मैन्युफैक्चरिंग वाले नहीं है, परचेज कर रहे हैं,
या ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है। तो फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल की बजाय वो मटेरियल कंज्यूम्ड निकल रहा होगा। इससे कता नज़र फिलहाल सिर्फ कैलकुलेशन सीखो। परचेज में कितने यूनिट्स आ रहे हैं? 1180। और सेल के यूनिट्स पता नहीं है तो सेल्स के यूनिट्स यहाँ निकाल लें। जी बताएं। ये देखें 350 जमा 450 जमा 200, 300 ना कर लेने दो। 350 जमा, एग्जामिनर को भी तो बताना है ना, जमा कितना? 1000। ठीक है जी। अब ओपनिंग, बल्कि यहाँ पे एक और छोटी सी बात, एक और चीज़ मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर आपको एक स्टॉप लगा के समझाता हूँ। ये ओपनिंग में 200 पड़े थे, 1180 मजीद खरीदे, तो टोटल कितना बनता है? ये 1380 को कहा जाता है अवेलेबल फॉर सेल, और अगर ये मटेरियल हो तो अवेलेबल फॉर यूज। ये टोटल अवेलेबल है, ठीक है। और हमने इसको बेचा है फिनिश गुड्स ऊपर है। बाबर आजम कि मैंने वो तफसील, मेरी छोटी सी इलस्ट्रेशन जैसे होती है ना, तो पूरी बात आपको मैं खुद बता रहा हूँ। ट्रेडिंग बिजनेस की एग्जांपल है ना, ठीक है, क्योंकि यही सेल किया जा रहा है, यूज़ नहीं हो रहा प्रोडक्शन में, बल्कि सेल हो रहा है। तो जो खरीदा वो सेल किया, तो यही ट्रेडिंग बिजनेस करता है। तो ये अवेलेबल फॉर सेल टोटल स्टॉक था। और सेला कितना? परचेज्ड और सोल्ड। जी जरा मुझे बताओ, 350 प्लस देखो ना, ये तो मेरा काम यहां से चल गया था ना, ये मुझे करना पड़ा। तो 1000 अगर आपने सेला है तो 380 फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। और ये मैंने क्वांटिटी में रेकंसिलिएशन बनाई है। लो जी। तो पहला स्टेप क्या होता है? सवाल में दिया होता अच्छा होता, सवाल में नहीं दिया होता। तो पहला स्टेप क्या हुआ? हमने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकाले। ये अब आपके दिमाग के अंदर वो 15 किलो चावल चल रहे होने चाहिए। 15 किलो चावल आ गए। अब ये 15 किलो चावल कौन से वाले हैं? ये हैं, ये हैं, ये हैं या ये हैं? इसके लिए अब ये दो अजम्पशंस हैं, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो फिर अब चाहिए क्या था जी हमें? यहाँ पे दो चीजें चाहिए, ठीक है। पहली चीज क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए सबसे पहले मुझे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स मिलने चाहिए। वो अभी अभी हमने निकाले, कितने? 380 यूनिट्स हैं, ठीक है जी। ये 380 यूनिट्स हैं, यूनिट्स। ये पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं है, अभी लिख रहा हूँ बस। इनको मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट से या रेट से, ठीक है ना। अब यहां पे आके वो मसला जो कह रहा था कि ये कौन से वाले 380 हैं, ये इनमें से हैं, इनमें से हैं, इनमें से हैं या इनमें से। तो भाई वहां पर आकर फिर अब एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी, कोई एक, ठीक है, कोई एक। दोनों अकाउंटेंट्स ने बनाई, इजाजत है दोनों की। हमने अज्यूम किया FIFO। कौन सा अज्यूम किया हुआ ऊपर? FIFO। FIFO का मतलब क्या है? फर्स्ट इन जो थे वो फर्स्ट, जो 380 पड़े हैं ये मोस्ट रिसेंट में से होंगे, मतलब ये 180 भी अभी पड़ा होगा, और 400 में से भी 200 पड़े हुए हैं। जो फर्स्ट इन हुए थे वो फर्स्ट, टोटल 1000 बिके हैं ना, तो सबसे पहले ये 200 बिके होंगे, फिर ये 600 बिके होंगे, फिर इस 400 में से भी 200 बिक गए, तो बाकी जो पड़े हैं वो इनमें से। तो इस वर्किंग के फॉर्मेट की वजह से ना आपको हेल्प हो जाती है। अगर आप FIFO यूज कर रहे हैं तो आपने कहना है कि जी इसका थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूं, अगर आप माइंड ना करें तो कर तो आप जाएंगे, मुझे पता है माइंड। चलो खैर, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ज़रा ऐसे थोड़ी हेडिंग बना देता हूँ जी। कॉस्ट ऑफ, वही करना वही है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं हम। ये हमारी रिक्वायरमेंट है ना जी। लो भाई, अब मुझे बताओ टोटल कितने यूनिट्स? 380। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो 180 ये वाले पड़े हैं, और 400 में से भी 200। तो मैं यूं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूं लिखूंगा जी, 200 पड़े हैं, ये इंटू होता है वैसे तो, चलो इंटू ही कर दें। 200 इंटू 58 वाले पड़े हैं, और 180 इंटू, जी बताएं। नहीं इसका सब अलग अलग हैं तो बता दो। 1160। ये पर्चे में इकट्ठा कर देना आप जैसे बोला, ठीक है जी।
760 ठीक है, टोटल 22760 22760। ये कितना था जी? 11160 और टोटल आ गया 22760। लो जी, ये हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कोई मसला? दूसरी चीज़ क्या मांगी हुई उन्होंने? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलती है ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्लस परचेजेस की कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। अब तीनों हमारे पास है। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट 10,000 प्लस परचेजेस की कॉस्ट 67360 लेस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट 22760। आंसर इज 54600। हाँ जी, कोई मसला? तो अगर आपका पीरियोडिक सिस्टम है तो पीरियड एंड पर ये स्टॉक काउंट करके निकालोगे और फिर कोई एक फाइफो या एफ को यूज़ करके इसकी कॉस्ट जो है वो आपने निकालनी है। तो जब वो कॉस्ट निकल आएगी तो ये आपकी वो पुरानी वाली इक्वेशन बन जाएगी। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकला करती थी? वही जो आपको बताई थी, ओपनिंग स्टॉक प्लस, लेकिन अब रुपीज़ में आ गया काम। तो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है 10,000, परचेजेस की कॉस्ट, इसमें वो सब कुछ हो सकता है जो आपको मैंने भी पढ़ाया है कि परचेज के अंदर क्या कुछ शाम पर्चे में यही करता है वो, ठीक है। वो एक परचेज की प्राइस ऐसे नहीं गिवन होगी, और चीज़ें भी। मिसाल के तौर पे यही नीचे लाइन डाल दे कि पर यूनिट फ्रेट जो है वो 2 रुपये पड़ता है, तो इसका मतलब हर परचेज के साथ ये 55 की बजाय 57 होगा, ये 58 की बजाय 60 होगा। ऐसी एडजस्टमेंट्स आ रही होती हैं। तो सारा दिमाग के अंदर नक्शा पूरा होगा तो ही ये काम हो रहा होता है। आप कहते हैं डिस्कशन बंद कर दें। 10,000 जमा 67360 माइनस अभी बताया आपने 22,760 जी। सर डन जी। तो ये दोनों चीज़ें मांगी हुई थी, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अगर हम यूज़ कर रहे हैं एफ को, मेथड तो यही है अभी पीरियोडिक, तो बच्चों कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए अब ये अलग अलग नहीं रहेंगे। अब महमूद और याज एक ही सफ में खड़े होंगे, यानी इधर देखो, ना कोई बंदा रहेगा ना कोई बंदा नवाज। ये 380 का 380 एक किसी एक रेट के ऊपर आएगा जो एवरेज रेट कहलाएगा, ठीक है जी। वो एवरेज रेट हमने फाइंड करना है। उसके लिए अब मुझे वर्किंग नंबर 3 करनी पड़ेगी। यहाँ कर लेते हैं जी। वर्किंग नंबर 3 मुझे चाहिए एवरेज रेट। अब मैं क्या करूँगा, देखिएगा ज़रा। मैं कहूँगा जी कि जो ओपनिंग में पड़े थे यूनिट्स, उनकी ये, अब देखो ना, ये वर्किंग 1 जो मैंने की है ना, ये हर जगह काम आ रही है। इसी वर्किंग 1 ने हमें हेल्प की, हमने यूनिट्स भी निकाले हुए थे, हमें क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकलवा दिए। इसी वर्किंग 1 ने हमें हेल्प की, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली यहाँ से देख ली। इसी वर्किंग 1 ने हेल्प की, हमने कॉस्ट ऑफ सेल भी निकाल ली। अब यही वर्किंग 1 हमें हेल्प करेगी, हम एवरेज रेट निकालेंगे। एवरेज का मतलब क्या है? ना ये वाला रेट, ना ये, ना ये, ना ये, सारों को एवरेज आउट कर दो। मतलब ओपनिंग पड़े थे 10,000, परचेज ओपनिंग जो पड़े थे उनकी कॉस्ट 10,000, और जितना ड्यूरिंग द पीरियड परचेज किया उसकी कॉस्ट है 67,000। इसको डिवाइड कर देंगे, ओपनिंग में जितने यूनिट्स पड़े थे 200 प्लस जितने खरीदे, यानी टोटल कॉस्ट के साथ टोटल क्वांटिटी को डिवाइड कर दें। देखो ना, इसको आप अगर 10,000 को डिवाइड करो 200 तो क्या आता है? 50। आप 33,000 को 600 से डिवाइड करो तो 55, 23,200 को 400 से डिवाइड करो तो 58। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये अलग अलग रेट नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? फिर सारी कॉस्ट 10,000 जमा 67,360 को डिवाइड कर देंगे सारे यूनिट्स के साथ, ठीक है। ये नहीं सिर्फ ओपनिंग प्लस ये, ताकि सारों का सारे के सारों का एक एवरेज रेट निकल आए। ओके, तो बताओ भाई क्या करेंगे? सबसे पहले कॉस्ट 10,000 प्लस, वहां पे भी फॉर्मूला वहां पे लिखता हूं, ठीक है, प्लस 67360 डिवाइड करें जी इसको। ओपनिंग के यूनिट्स कितने थे और कितने परचेजे, और एक अब रेट आ गया रुपीज है 56, कितना 77 कितना है 56.05
56.05 पर यूनिट। अब ये ना 50 है, ना 62 है, ना 58 है, ना 55 है, सारे पीरियड का एक, लेकिन वेट्स को कंसिडर करते हुए ये रेट होता है। ये नहीं किया, सिंपल एवरेज नहीं करना, सिंपल एवरेज नहीं करना। सिंपल एवरेज क्या होता है? 50 जमा 55 जमा 58 जमा 62/4। नहीं, वेट्स को भी कंसिडर करना है। जो इस सारे स्टॉक के अंदर ज्यादा होगा वो अपनी तरफ रेट को ज्यादा खींचेगा, और उसूल भी यही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा रेट इधर खींचा होगा। खैर हमें इससे क्या, हमने वेटेड एवरेज कैसे किया है? वेट्स को कंसिडर किया है, सिर्फ रेट नहीं उठाया, क्वांटिटीज को भी लिया, टोटल कॉस्ट पकड़ी है ना। तो कैसे निकली है? क्वांटिटी इनटू रेट। मेरे ख्याल में कार्ड कल ही बनाएंगे। तो बताओ जी, खुश हो जाओ खुश जी। वर्किंग नंबर 3 में हमने रेट निकाला है कितना? 56.05 जी। बताओ 21299। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया क्लोजिंग जी। है फर्क आएगा ना? फर्क क्यों नहीं आएगा? फर्क तो आना चाहिए भी, क्योंकि ये फाइफो वाले अज्यूम करते हैं कि स्टॉक मोस्ट रीसेंट वालों में से पड़ा है, एफको वाले कहते हैं नहीं ये सारों का एक ही रेट है। तो फर्क तो पड़ना था, फर्क तो पड़ता है, फर्क तो साफ जाहिर है। अगली बात भी बताता हूँ, लेकिन ज़रा सब्र, फिलहाल ये पूरा कर लें। अच्छा जी, अब हमारे पास फिर चारों चीज़ें पूरी हैं, बल्कि तीनों चीज़ें पूरी हैं, चौथी निकाल लें। कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, तो अगला काम क्या है जी? कॉस्ट ऑफ सेल। मैं ज़रा आमने सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि फ़र्क साफ जाहिर हो। थोड़ा सा इसको नीचे ना कर लें, थोड़ा सा और नीचे। 1 मिनट दोबारा लिखने दो मुझे, लेट मी दोबारा लिख। आप लोग बैठे हैं आराम से। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ज़रा दूर से ज़रा फ़र्क पता लग जाए ना। 54,600 जो निकला था, ये हमने कैसे निकाला था? ज़रा जल्दी दोबारा बताएं। 10,000 जमा 67360 माइनस 76। ठीक है जी, तो ये 54। अब इसके सामने कॉस्ट ऑफ सेल दूसरे वाली, ताकि दोनों दूर से नजर आए। तो कॉस्ट ऑफ, ये दोनों चीजें मांगी हुई हैं, नजर आ रहा है ना आपको रिक्वायरमेंट में, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, तो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है जी? 10,000। परचेज की कॉस्ट 67360, मतलब सेम ही आना है। नहीं, ये चीज हो गई ना चेंज। तो 21,299 56061। तो जाहिर है अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक चेंज है तो कॉस्ट ऑफ सेल तो चेंज होनी है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है ना कॉस्ट ऑफ सेल में से। ठीक है, तो मेरे ख्याल में परपेचुअल को आज छेड़ते नहीं है, बस ये फॉर्मूला मैं वहाँ पे लिख दूँ, फिर छुट्टी देता हूँ आपको। ठीक है, वैसे दिल कर रहा है कार्ड बनाने में लगने 10 मिनट ही हैं, लेकिन ओवरडोज ना हो जाए, चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएं। ठीक है, सुन लें, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये दोबारा शायद आपको कोई एक आधी दफ़ा ही नज़र नहीं आता, नॉर्मली ज़्यादा परपेचुअल आता है, लेकिन आ गया आपके पर्चे में, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसको एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है। तो अगर पीरियोडिक सिस्टम हो तो ये वर्किंग करेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज, इस तरह से करके उसके बाद फिर सवाल से पूछेंगे, हाँ भाई फाइफो या एफको? उसने कहा ना फाइफो, तो हम पे कहेंगे अच्छा क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं? अगर वो कहते हैं हाँ हैं तो वो ले लेंगे, अगर वो कहें नहीं है तो हम कहेंगे हम निकाल लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकालेंगे। टोटल कितने हैं? टोटल यूनिट्स कितने हैं? 300। हमने कहा ये 380 कौन से वाले? उन्होंने कहा जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो पहले आए वो पहले गए, तो ये 380 मोस्ट रिसेंट में से होंगे, तो हमने मोस्ट रिसेंट वाले ये उठा ली। और अगर उसने कह दिया नहीं जी फाइफो नहीं है एफ को है, तो फिर रेट एवरेज आउट करना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे इसी वर्किंग से, ओपनिंग कॉस्ट प्लस परचेज की कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स प्लस, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट नहीं, एवरेज, वो सिंपल एवरेज होती है, वो नहीं लेनी, वेटेड एवरेज। ठीक है ना, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। एवरेज रेट आया, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक जब आ जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल निकलना फिर कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने पहली चीज देखी, फिर इसकी मदद से ये दूसरी चीज़ मिल गई, फिर हमने ये पहली चीज़ देखी, इसकी मदद से ये दूसरी चीज़ मिल गई। ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी। वैसे बता दूं, सिर्फ करते नहीं है, परपेचुअल सिस्टम जो होगा ना, उसके अंदर आपका जो कार्ड बनेगा वो हर मोमेंट के ऊपर, वहाँ पे एवरेज थोड़ा चेंज भी होना है। ये मैं ना कल लिख लाऊंगा अपने पास, ठीक है, ताकि जब परपेचुअल करवाऊँ तो आपको कंपेरिजन में दिखा सकूँ। फाइफो वाला तो सेम होगा, लेकिन वेटेड एवरेज जो एफको मेथड है उसमें परपेचुअल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसकी वजह ये है, परपेचुअल में हर ट्रांजैक्शन पे एवरेज निकलता है,
तो इसलिए थोड़ा वो मूविंग वेटेड एवरेज कहलाता है, असल है भी वही। यानी कहते हैं परपेचुअल सिस्टम ही में वेटेड एवरेज ये यूज़ होना चाहिए असल में। तो बहरहाल क्या करें, कुछ लोग करते भी हैं ऐसे पीरियोडिक में भी, ठीक है। अच्छा सुनो 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 सुनो, एक बात यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछो। वो जो रेट निकालने का फॉर्मूला था वो किताब में लिखा हुआ, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, मैंने कहा बता दूँ। चलो लिख ही देते हैं। FIFO एफ को कहाँ लिखा हुआ है, एफको मेथड। एफको मेथड के अंदर हम कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक लिया हमने प्लस कॉस्ट ऑफ परचेजेस लिया हमने, डिवाइड किया हमने ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स के साथ प्लस परचेज के यूनिट्स के साथ। और अगर बेटा यही अगर रॉ मटेरियल की बात कर देगा तो बेटा ये परचेज की बजाय कॉस्ट ऑफ परचेज ये तो यही रहेगी, ठीक है। लेकिन हाँ सही है, बल्कि जाने दो, अभी तो सही एवरेज रेट परचेज का ही निकलना है, ठीक है। अभी वो अगला काम नहीं सोचना, वो तो प्रोसेस में सोचेंगे। तो एवरेज, बल्कि यूँ बोलें वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा अब ये ना ये जहन में रख लेना, इसका मतलब ये है कि ये वेटेड एवरेज रेट है टोटल बिजनेस का, जब वो हम पीरियोडिक में चल रहे हैं। परपेचुअल में होगा तो ये हर मोमेंट के ऊपर ये दोबारा लगेगा। तो उसका मतलब ओपनिंग का मतलब फिर ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा है, जो क्या पड़ा है जी, जो पहले से स्टॉक पड़ा है वो ओपनिंग, मतलब जितना पहले यूनिट्स पड़े हैं ना वो ओपनिंग कहला लेंगे। ये ना वहाँ पे जाकर आपको सर आपने ऐसा कहा था, फॉर्मूला ऐसा लिखा था। मैं आपको आई कैप का फॉर्मूला ज़रा दिखा दूँ एक दफ़ा, बस छुट्टी होगी, अब छुट्टी होगी, ठीक है। इधर देखना ज़रा, असल में वो मैं नोट्स ज़रा देख रहा था ना, साथ ही वो ओपन हुआ होता है चैप्टर, कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई बच्चों को यहाँ पे दिखाने। ये देख, इन्होंने फॉर्मूला जो है वो ये लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री करंटली इन स्टोर प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू आइटम्स रिसीव्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करंटली। मतलब उन्होंने ये बात जनरल बना दी ना, सिर्फ ओपनिंग, और वो तो सिर्फ मैंने पीरियोडिक के हिसाब से कहा है। लेकिन जब कल मैं परपेचुअल में कार्ड बनाऊंगा तो मैं तो हर नई परचेज पे रेट दोबारा निकालूंगा, तो फिर ओपनिंग नहीं, फिर जो करंटली पड़े होंगे वो सारे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर। तो मैंने फॉर्मूला किताब नोट्स के अंदर जो डाला है ना, तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैंने जो आपकी किताब आपके नोट्स में फॉर्मूला डाला है वो पता नहीं अब कहाँ पे है, 5 को कहाँ है, ये तो आगे निकल गए। ये देखो वो मैंने यही वाला डाल दिया, ठीक है, आई कैप वाला कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। कॉस्ट इन्वेंट्री करंटली इन स्टोर, लेकिन फिलहाल मैंने यूज़ क्या किया है, ओपनिंग स्टॉक। पीरियोडिक के लिए तो ओपनिंग प्लस सारी परचेज, ठीक है ना। लेकिन परपेचुअल में हर मोमेंट पे एवरेज कॉस्ट के अंदर हम करेंगे, वो जब कल करेंगे तो फिर ये ज़रा ज़हन में रख लेना, ठीक है। तो आज आपने, अगर आप लोग समझते हैं कि आपको परपेचुअल सिस्टम याद है तो एक मेहरबानी मेरे हाल पे कर दो, मेरे हाल पे रहम कर दो, और घर से परपेचुअल वाले 5 के इन्वेंट्री कार्ड बना लाना। उस इन्वेंट्री कार्ड का सिर्फ फॉर्मेट देख लो, ये नहीं, अभी नोट्स नए हैं ना, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। ये देखो इन्वेंट्री कार्ड ऐसा बना करता था, डेट, रिसीट्स, क्वांटिटी, अमाउंट, रेट, इश्यूज, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अगर किसी को याद है तो वो करके आ जाए, जिनको नहीं याद पहले 15 मिनट में पहले मैं इस सवाल का बनवाऊंगा और फिर कल असल सवाल लेके आऊँगा। असल सवाल जो है उसके अंदर रिटर्न सारा कुछ है, वो आपके नोट्स में मौजूद सवाल होगा इंशाल्लाह। कल नोट्स में पहले ही कॉपी करा लूँगा। तो आप आज ना बेसिकली ये पहले 2 छोटे सवाल थे, ये होमवर्क में दिया आपको, ये मैंने करवाया, वो भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद ये सवाल है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल, ड्राइंग, सेल रिटर्न, परचेज, गुड्स लॉस्ट, यानी सब कुछ जो हो सके ज़्यादा। अभी सब कुछ तो नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हैं। ये कल मेन सवाल है।
और देखो ये रिपीट टेलीकास्ट होगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, पर बुनियाद के अंदर जो चीज़ें पढ़ गई अब दोबारा ये डिस्कस नहीं होंगी, ठीक है। क्विकली पीरियोडिक वाला करेंगे, यानी आप इसमें पीरियोडिक वाला ट्राई कर सकते हैं, पर परचेज और ड्राइंग का क्या करना है वो आपको बताया नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सिखा दूंगा अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। उसके बाद फिर एंट्रीज़ वगैरह पे मूव कर जाएंगे। ये देखो इन्वेंट्री की एंट्रीज़ हैं, 2010 में अटैम्प्ट में आया हुआ, 2008 में, 2010 में, 2021 में, 2023 में, कुछ बीच में मिस भी हैं, वो इधर नहीं डाले, टेस्ट में आ जाएंगे, माफ़ी तो है कोई नहीं, आपको पता है, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।